किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दूध की हर बूंद में बसी है गांव की मिट्टी की खुशबू। हर गिलास में झलकता है किसान का सपना और मेहनत की महक। ये सिर्फ पोषण नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रगों में बहता व्हाइट गोल्ड है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश मनचंदा और आज हम बात करेंगे उस सफेद सोने की जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। यह सिर्फ एक पेय नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की जिंदगी का आधार है। वही साल 1960 से 1970 का वो दशक जब देश में प्रकृति करवट ले रही थी। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की हरित क्रांति, तो उसी के साथ देश में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की दुग्ध क्रांति ने देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया। और अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के अंदर में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय दूध के कारोबार के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए क्या लेकर के आया। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर केएल पाठक साहब मौजूद हैं। आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, आपका स्वागत है पाठक साहब। हमारे साथ में स्टूडियो में रजत अग्रवाल हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. सोडी साहब जुड़ रहे हैं। इस समय पर इंडियन डेयरी एसोसिएशन में एज बतौर प्रेसिडेंट इस समय पर आप काम कर रहे हैं, आपका स्वागत है सोडी साहब। सोडी साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बाजार को बड़े नजदीक से आपने देखा है। 50 साल पीछे अगर मैं जाता हूं, या यूं कहें कि 1960-70 में अगर हम पहुंचते हैं और बैक हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, उस समय का आपने सफर देखा होगा। और अगले अगर मैं बात करूं 5 साल, ये आपको क्या नजर आते हैं, सीधा सीधा पॉइंट। और अगर मैं विकसित भारत की बात करूं तो विकसित भारत के अंदर में दूध की भागीदारी अर्थव्यवस्था के अंदर में कितनी? आज अगर 145 करोड़ भारतीय विश्व में कहीं पे भी जाके गर्वित महसूस करते हैं, वो है हमारी दुग्ध क्रांति। जी, आपने जैसे भूमिका बांधी, 50 साल पहले भारत एक दूध में डेफिसिट कंट्री थी। हम आयात पे अनुबंधित पूरे डिपेंडेंट थे, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी। और दिन पे दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पर दूध की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 110 ग्राम तक आ गई थी 70-72 तक। जी। और आज अगर आप 50 साल में देखें, हमारा दूध का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। मतलब उस वक्त तकरीबन 22 से 24 मिलियन मीट्रिक टन था, अभी 239 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। इस 50 साल में भारत की पॉपुलेशन 2.5 से 3 गुना बढ़ी। पूरे फूड का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा, पर दूध में प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा। और प्रति व्यक्ति उपलब्धि 110 ग्राम से 460 ग्राम तक 4 टाइम्स बढ़ी। बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें, दुग्ध भारत की सबसे बड़ी क्रॉप है, तकरीबन 14 लाख करोड़। अगर भारत में पूरा, अगर आप एग्रीकल्चर और फूड की प्रोडक्शन की बात करें तो 60 लाख करोड़ का होता है। उसमें से 14 लाख करोड़ तो दूध का और दूध से जुड़े बाकी चीजों का होता है। और ये सब हुआ, जैसे आपने बताया, भारत के किसानों ने, भारत के पॉलिसी मेकर्स ने और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मेक इन इंडिया बनना है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में हमने जो अमूल का मॉडल था
पूरे भारत में अंडर ऑपरेशन फ्लड 1 और 2 में इंप्लीमेंट किया और आज हम विश्व की सबसे बड़ी दूध उत्पादन की कंट्री भी है और विश्व की सबसे बड़ी दूध की मार्केट भी है और विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। आज विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है 25% भारत में होता है। 50 साल पहले सिर्फ 6% ही होता था जी। और हर वर्ष हम 5.5 से 6% ग्रोथ ला रहे हैं, वृद्धि ला रहे हैं। और जिस हिसाब से हमारी वृद्धि आ रही है अगले 5 साल में तकरीबन 2030 में भारत में दूध का उत्पादन बढ़ के 330 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा, तकरीबन 30% पूरे विश्व का उत्पादन का। और 2047 विकसित भारत के वक्त हम 628 मिलियन मीट्रिक टन बनाएंगे और पूरे विश्व का तकरीबन 45% दूध का उत्पादन भारत में होगा। बहुत बढ़िया। हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, प्रोफेसर पाठक जी। ये बड़ा अच्छा नंबर है कि हम 2047 तक लगभग डबल से ज्यादा जी हाँ, जी हाँ। प्रोडक्शन जो है वो ले पाएंगे। जैसा कि सोडी साहब ने बताया कि 600 मिलियन टन से भी ज्यादा 650 मिलियन टन हम जो है ना अप्रोक्सीमेटली हमारा ये टारगेट है। लेकिन यहाँ पर एक जो समस्या दिखाई देती है प्रोफेसर साहब, वो दिखाई देती है फूडर की। जी। अब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके 2 मेथड हैं। जी। एक है आपको लाइव गुड्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि या तो बड़ी डेयरीज आप अमेरिका की तरह आप अडॉप्ट कर लीजिए जी। और अगर छोटे छोटे भी जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे जी। अब उनके लिए आपको या तो फूडर की तरफ जाना पड़ेगा या फिर आपको टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, या फिर जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि इंजेक्ट कर दिया जाता है और उससे पशुओं का भी थोड़ा सा हानि हम समझते हैं कि होती है और उसी दूध को हम पी भी रहे हैं। ये 1-2 बड़ी समस्या यहाँ पर डेयरी के अंदर में दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मनचंदा जी, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमें इंजेक्शन जानवर को नहीं लगाना है, दूध देने वाले जानवर को ना हम लगाते हैं। हाँ। और ना हमें लगाना चाहिए, पहली बात। अब आपका प्रश्न आता है कि चारा उत्पादन। देखिए पशुओं के लिए मुख्य जो खर्चा आता है पशुपालन पे, अगर किसान को हम कहते हैं या पशुपालक को कहते हैं कि आप डेयरी व्यवसाय में जुड़िए, तो सबसे बड़ा खर्चा 60 से 70% खर्चा जो है उनके चारे पे आता है। हाँ। चारा उत्पादन पे भी बहुत अच्छी नस्लें हमारे वैज्ञानिकों ने, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हों, कृषि विश्वविद्यालय हों, हमारे KVK हों, उन्होंने इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से जो इनकी जो चारे की जो नस्लें हैं, वो जो किस्में हैं, वो पैदा करी हैं। और हमें इसको, क्योंकि दूध उत्पादन का टारगेट हमने जो विकसित भारत का जो हमने एक संकल्प लिया है कि हमें विकसित भारत को बनाने में दूध उत्पादन को 650 मिलियन टन तक हमें ले जाना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें चारा उत्पादन भी उतना ही करना पड़ेगा। रजत जी से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट को लेकर के और यूथ जो इस समय पर डेयरी बिजनेस के अंदर में आ रहा है और नई टेक्नोलॉजीज के साथ में जब वो उतर रहा है, तो उसका कितना असर हम बाजार के अंदर देखेंगे एक ब्रेक के उस पार। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है और यह जानने की कोशिश है कि दूध के अंदर में क्या सुनहरी भविष्य नजर आता है, क्योंकि दूध पीने की चीज नहीं है, ये व्हाइट गोल्ड है और इस व्हाइट गोल्ड से आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ें, देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत में दूध उत्पादन का शानदार इतिहास रहा है। वर्तमान में भी उसने दूसरे सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 3 दशकों के दौरान दुनिया भर के दूध उत्पादन में 77% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 10 साल का समय भी दुग्ध उत्पादन के लिए बेहतरीन साबित हुआ है।
2014-15 में यहाँ 146.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो 2023-24 में 63.56% बढ़कर 239.2 मिलियन टन हो गया। दूध क्षेत्र 8 करोड़ से भी अधिक किसानों को सीधे तौर पर रोजगार देता है। भारत की गिनती दूध से बने मूल्यवर्धित उत्पादों के सबसे बड़े देशों में होने लगी है। 2023-24 के दौरान भारत ने 63,738 मीट्रिक टन डेयरी उत्पादों का निर्यात किया था। रजत, अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़े ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स नजर आती हैं जी। और एक बिजनेस भी दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पर इस समय पर, मैं इसके फिगर्स के ऊपर भी आऊंगा कि इस समय पर ऑर्गेनाइज्ड जो दूध इंडस्ट्री है वो कितने करोड़ रुपए की है और अनऑर्गेनाइज्ड कितने करोड़ रुपए की है, और जब हम डबल की बात करते हैं तो सीधा सीधा वो डबल बिजनेस दिखाई देता है। और एक्सपोर्ट फिगर्स क्या कहती हैं? मेरा मानना ये है, जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है दूध में, मेजॉरिटी वो ऑर्गेनाइज्ड ही है, क्योंकि इस सरकार में जो भी पॉलिसी आई है, जो भी चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो काले धन को किसी भी तरीके से जब्त करने की जो भी पॉलिसी आई है, उससे आदमी का जो भी व्यापार रहा है वो टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो गया है। तो हमारा कोऑपरेटिव से लेके प्राइवेट तक हर किसी का व्यापार ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो चुका है। तो जो पहले पुराने लोग थे जो किसी भी तरीके से अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे, उनकी भी विचारधारा बदल गई है, और सरकार की मदद से और अडेप्टेबिलिटी से आदमी ने अपना काम ऑर्गेनाइज तरीके से करना शुरू कर दिया है। अभी एक्सपोर्ट फिगर्स क्या देख रहे हैं, और एक्सपोर्ट आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल के बीच के अंदर में एक्सपोर्ट हमारा इस साल भी पिछले बाकी सालों से प्लस रहा है, और आने वाले सालों में भी हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, क्योंकि बाकी सब देशों में जिनमें दूध की कमी है, वहाँ पे लोगों को दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेके, दूध के फायदों को लेके जानकारी हुई है। और जो पहले एक कह सकते हैं एक जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी ऑलिव ऑयल को लेके या फिर वेजिटेबल ऑयल को लेके, वो सब खत्म हो गई है और आदमी जो है मिल्क फैट की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्सपोर्ट में चाहे वो आइसक्रीम का उत्पादन हो, चाहे वो किसी भी बाय प्रोडक्ट का उत्पादन हो, उसमें आदमी वेजिटेबल ऑयल से मिल्क फैट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। उसके मिल्क फैट के फायदे की वजह से। तो 100% दूध उत्पादनों की एक्सपोर्ट बढ़ेगा और कंज्यूमर जो है वो भी दूध उत्पादनों की तरफ ही शिफ्ट होगा। रजत जी ने अभी बताया कि अदर कंट्रीज के अंदर में जो मिल्क का जो कंजम्पशन है या उसकी डिमांड की अगर हम बात करें, वो वहाँ पे एक डिस्पैरिटी नज़र आती है। अगर मैं हिंदुस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 239 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन है। हमारी नेबरिंग जो कंट्री है चाइना की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 40 मिलियन मीट्रिक टन का वहाँ पर प्रोडक्शन है। लेकिन उसी के साथ में अगर मैं एक विकसित देश यानी कि अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका का जो यहां पर प्रोडक्शन है वो है 105 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास का। लेकिन वहां पर कैपिटा अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो वो करीब 200 लीटर प्रति पर्सन आती है पर ईयर की। इंडिया की जो यहां पर कंजम्पशन है या अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 167 लीटर की आती है पर ईयर की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है यहां पर अब जो डेयरी का जो बिजनेस है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? भारत में इस वक्त जो टोटल डेयरी इंडस्ट्री जैसे मैंने बोला 14 लाख करोड़ की सालाना है। ठीक है। और उसमें ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव और प्राइवेट मिला के 4 लाख करोड़ की है। ऑर्गेनाइज 4 लाख करोड़। ठीक है। आने वाले 5 साल में 4 लाख करोड़ से भर के ये तकरीबन 9 से 10 लाख करोड़ की ऑर्गेनाइज डेयरी इंडस्ट्री हो जाएगी। बहुत तो एक तरह से भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। अभी अगर बात करें कि हमारे पास एक्सपोर्ट की क्या मार्केट है, क्या पोटेंशियलिटी है, मैं आपको अगर बताऊं पूरे विश्व में टोटल दूध का जो व्यापार होता है 900 बिलियन डॉलर का होता है। ओके। पर उसमें वर्ल्ड ट्रेड मतलब एक कंट्री एक्सपोर्ट मार्केट जो है
सिर्फ 107 बिलियन डॉलर, मतलब तकरीबन 9 लाख करोड़ की मार्केट है, एक्सपोर्ट की टोटल मार्केट। ठीक है। और उसमें भारत का योगदान तो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 से 4 हजार करोड़। साल पे साल कभी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें जो विश्व की जो ये 9 लाख करोड़ की मार्केट है, इसमें जो कंट्री ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, वो है यूएसए, न्यूजीलैंड का 95% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो ये कंट्रीज हैं। ठीक है। अभी आप देखिए जो विश्व में डेयरी का कंट्री जो इंपोर्ट करती है, कौन सी कंट्रीज है? तो अगर उसमें देखें पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट एशियन कंट्रीज करती हैं। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे मिडल ईस्ट कंट्रीज हो, चाहे साउथ ईस्ट कंट्री, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे फिलीपाइंस हो, या हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। पूरे एशिया में भारत ही की ऐसी कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में डेटा दिया था कि अगले 50 साल में हमारा प्रोडक्शन 628 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा, और जिस हिसाब से हमारा प्रति व्यक्ति जो खपत है वो आज 460 ग्राम से तकरीबन 750 से 800 ग्राम हो जाएगी, जो विश्व में बड़ी बड़ी जो यूरोप यूएसए में है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास आने वाले 25 सालों में हर साल सरप्लस होगा। ठीक है। और वो जो अगले 5 सालों में हमारे पास 5 से 10 मिलियन मीट्रिक टन सरप्लस है, और विश्व में 100 मिलियन मीट्रिक टन का कंजम्पशन है वर्ल्ड ट्रेड में, और जो बढ़ के अगले 25 सालों में 100 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। तो हमको अगर भारत के 8 करोड़ पशुपालकों की इनकम को जो उनकी डिपेंडेंस है एज ए लाइवलीहुड डेयरी पे, वो कंटिन्यू रखनी है, तो हमको एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। क्योंकि सरप्लस, आपको मालूम है कि अगर भारत में सरप्लस हो गया और किसी भी कृषि प्रोड्यूस में, उत्पादन में अगर सरप्लस को सही रूप में यूज नहीं किया जाए, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाए, तो उसके भाव गिर जाते हैं, तो किसानों की आमदन कम हो जाएगी। पाठक साहब ने बहुत सही बोला कि आपको अच्छी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, अच्छी फीडिंग करनी पड़ेगी, और वेटरनरी के सर्विसेज। सो उससे हमारा विश्व के मामले में, पूरे विश्व में जब हम अपना दूध के प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे सकेंगे। बिल्कुल। सेकंड जो बहुत बड़ा हमारा जो हमको करना है, वो है कि हमको अपनी क्वालिटी ऑफ दूध और के प्रोडक्ट्स की विश्व के मुकाबले में लानी पड़ेगी। यूएसए में डेयरी एक इंडस्ट्री है, एक व्यापार है। वहां तकरीबन 25 लाख डेयरी फार्म है, 2000 से लेके 50,000 तक गाय के। राइट। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और आज से 50 साल पहले वहाँ 6.5 लाख फार्म थे, 100 से 200 जानवर के। अब उन्होंने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है, और तकरीबन 24,000 के आसपास वहाँ पे अब फार्म हो गए हैं। वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री है। राइट। और भारत में डेयरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। राइट, बिल्कुल ठीक बात। तकरीबन 8 करोड़ परिवारों के लिए, तो ये फर्क है। बिल्कुल। यूएसए की तरफ से वो सही बात, उनके लिए सही बात है कि उनको भारत की मार्केट चाहिए। राइट। क्योंकि वो तकरीबन आज के तारीख में 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको तो भारत अच्छी मार्केट है। बिल्कुल। भारत 14 लाख करोड़ रुपए का आपने यहाँ पर बाजार बताया है, और अगर हिंदुस्तान का 14 लाख करोड़ रुपए का बाजार है, तो निश्चित तौर के ऊपर पे उनके मुंह के अंदर में लार टपकनी लाजमी यहाँ पर दिखाई देती है। इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ लाइवलीहुड। राइट। देखिए 145 करोड़ पॉपुलेशन का आपको फूड सिक्योरिटी भी चाहिए। बिल्कुल। आज अगर भारत जैसे तेल में बाहर खरीदने जाता, अगर आज भारत सिर्फ 20% मार्केट भी बाहर से ले, तेल में तो 65% है, तो आपको पता क्या होगा, पूरे विश्व में डेयरी के प्राइसेस डबल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज अगर भारत स्वावलंबी है, सेल्फ सफिशिएंट है, ये भारत को फायदा नहीं कर रहे, पूरे विश्व की डेयरी कंजम्पशन को स्टेबल किए हुए है।
बिल्कुल बिल्कुल। या मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर, वक्त एक ब्रेक का है, मेरे पास समय की थोड़ी सी किल्लत है, वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा। अब यहाँ पर मंत्रालय का एक और सुझाव जो निकल करके आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जी कृत्रिम गर्भाधान। जी हाँ। अब 10% बड़ी अच्छी क्वालिटी के बुफेलोज के साथ में अगर वो कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया जाए, और चाहे आप गिर गाय लेना चाहते हैं तो गिर गाय का आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, देसी गाय का आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके अंदर में गायें फीमेल जो कैटल है उसकी संख्या यहां पर बढ़ेगी, और तकरीबन 90% और 95% के आसपास का अब रेशो आने लगा है कि वो आप फीमेल ही लेंगे, यानी कि आपकी दूध की जो प्रोडक्शन है उसकी गारंटी हो गई। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और फार्मर्स के लिए कितना उपयोगी? देखिए मनचंदा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए मैंने जैसा पहले भी बोला था कि जो चाहे खेती हो चाहे पशुपालन हो, ये वैज्ञानिक तरीके से अगर करा जाता है तो निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आमदनी दुगनी होती है, मैं कहता हूँ दुगनी नहीं तिगुनी और चौगुनी भी होती है, बशर्ते आप वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। वही वैज्ञानिक तरीके की आप बात कर रहे हैं, और इस पर मैं बताना चाहूँगा पशुपालक भाइयों को, अपने जो हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए जो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है ये बहुत अच्छी विधि है। इसके माध्यम से पहली तो बात यह है कि आप नेचुरल एक तो होता है और दूसरा होता है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं। इसके माध्यम से आप अच्छा स्वस्थ जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं पशु से। साथ ही साथ जो आपने कहा कि अब एक भारत सरकार ने, मैंने कहा ना कि बहुत सारे, एक तो प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन विभाग अलग किया, वो इसलिए किया कि जो उसकी जीडीपी में जो ग्रोथ, जो जिस तरह से कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था, तो ज़्यादा उस पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय को अलग किया गया, और मंत्रालय में भी ऐसी स्कीम्स को जोड़ा गया जिससे पशुपालक को डायरेक्ट फ़ायदा हो। डेयरी व्यवसाय की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, उनको फंड्स मिलते हैं। अब बात आती है कि जो हम जब अपने पशुओं की बात करते हैं, आपने सही कहा कि आज की तारीख में जो मेल है उस, क्योंकि देखिए पहले कभी खेती जो है बैलों से होती थी या ट्रांसपोर्ट बैलों से होता था, वो सब बंद हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, ट्रैक्टराइजेशन हो गया, तो अब बैलों की या बछड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो अब अगर किसान रखेगा तो नेचुरल है कि उसका जो खाने का खर्चा है वो आएगा, रहने खर्चा आएगा, तो जो इकोनॉमिकली नहीं पड़ेगा। तो अब जो है भारत सरकार ने कई स्कीम शुरू करी हैं, जैसे मनुष्यों में IVF होता है, ऐसे ही देखिए एक तो सीमन सेक्सिंग का जो है ना, शॉर्ट सेट सीमन की एक स्कीम लाई गई है। इसमें आप जो है श्योर रूप से अगर आप कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अगर आप सेक्स सीमन यूज़ करते हैं पशुओं में तो आपको फीमेल ही पैदा होगी। रजत, आपसे जानना चाहेंगे भविष्य में दूध का जो सबसे ज़्यादा इनकम का जो सोर्स है, क्या आपको लगता है पनीर है, योगर्ट है या आइसक्रीम है? दूध का जो सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स है वो खुद ही दूध है। अगर आप दूध को ही प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसी में आपको सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स है डोमेस्टिकली। अगर आप एक्सपोर्ट में जाते हैं तो एक्सपोर्ट में, क्योंकि दूध एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्लांट लगाने पड़ते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं आगे, या फिर आप उसके बाय प्रोडक्ट में जा सकते हैं, जैसे आपका घी हो गया, स्किम मिल्क पाउडर हो गया, तो उसके एक्सपोर्ट में अगर आप जाते हैं तो फिर उसमें भी आमदनी आपकी अच्छी होती है। तो या फिर आप बाय प्रोडक्ट में जाएं या फिर आप दूध में जाएं टेक्नोलॉजी के भरोसे, तो आपका दूध में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, दूध में आपका फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। मैं अभी यहाँ पर एक छोटा सा रैपिड फायर ले रहा हूँ, एक सवाल लूँगा, बड़ा शॉर्ट में आंसर देना है, 30-30 सेकंड होंगे, समय की किल्लत है। सोडी साहब सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, आने वाले 5 साल में भारत का दूध बाजार कितने अरब डॉलर का हो रहा है? देखिए आने वाले 5 साल में जो अभी भारत का टोटल मार्केट 14 लाख करोड़ का है, ये बढ़ के 25 लाख करोड़ का हो जाएगा, और जो ऑर्गेनाइज मार्केट है 4 लाख करोड़ का, वो तकरीबन 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। जी,
प्रोफेसर साहब, भारत में गाय का दूध ज़्यादा या भैंस का दूध ज़्यादा? देखिए, दोनों की अलग अलग उपयोगिता है, लेकिन आज की तारीख में गाय का, विशेष रूप से देसी गाय के दूध की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। लेकिन अगर आप जो है, अगर फैट ज़्यादा चाहिए आपको, अगर आप उसका व्यवसाय करना चाहते हैं मिठाई का, तो आपको उसमें भैंस के दूध को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। रजत जी, अगर भारत ने एक्सपोर्ट करना है दूध का, तो क्या लगता है सबसे बड़ी इंपोर्टर कंट्री कौन सी हो सकती है जो भारत से हैवी क्वांटिटी के अंदर में दूध इंपोर्ट कर सकती है? जैसे आपकी जो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे दूध की डिमांड काफ़ी है, लेकिन उनकी सप्लाई, उनकी प्रोडक्शन उसको मैच नहीं कर पाती है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आप टारगेट करेंगे तो उसमें अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और अब वक्त हो गया है सवालों और जवाबों का। तो पिछले एपिसोड के अंदर में हमने जो आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या है और उसके विजेता कौन है, ये जानेंगे। ये पहला आपके सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर पे वो सवाल जो हमने आपसे पिछले एपिसोड में पूछा था। सवाल था, भारत में सबसे अधिक कौन सी मशरूम उगाई जाती है? हमने आपको ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए दूधिया मशरूम, ऑप्शन बी ऑयस्टर मशरूम, ऑप्शन सी सफेद बटन और ऑप्शन डी शिटाके मशरूम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सफेद बटन मशरूम। जी हां, और इसके जो विजेता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया इस सवाल का, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर पे उनके नाम। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो आज का जो सवाल है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दुग्ध क्षेत्र में कितना योगदान दे रहा है? ऑप्शन है ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 10%। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दुग्ध क्षेत्र का जो योगदान है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे सवाल। लेकिन इस सवाल का जो आपको जवाब भेजना है वो शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में देना है, यानी आपके पास 24 घंटे हैं। और आपको हमें ईमेल करना है इस सवाल का सही जवाब, और हमारा ईमेल आईडी है apnacommodityexpert@gmail.com। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोडी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आप स्टूडियो में और आपने ये तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की। रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्वेश्चन आंसर कौन सा? टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, थान सुरक्षित, आप निश्चिंत। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।